नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम आर देवड़ा आप सबका इतिहास के इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्ध का जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस युद्ध का प्रारंभ 1817 ईस्वी में होता है और एक साल पश्चात 1818 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो जाती है। यानी ये युद्ध लगभग 3-4 महीने ही होता है। और इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, इस संदर्भ में हम यदि देखें तो जिन कारणों को गिनाया जाता है उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उस नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और आने के पश्चात उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और उसी के तहत उन्होंने पहले नेपाल के साथ, गोरखाओं के साथ युद्ध उनका चला था और बाद में 1816 ईस्वी की संगोली की संधि के तहत उनके साथ शांति स्थापित हुई, संधि हुई। और इस संधि के तहत उन्होंने काफ़ी नेपाली इलाके पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और नेपाल को भी इस संधि के तहत काफ़ी कुछ हद तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके पश्चात 1817 ईस्वी में मराठों के साथ रहने वाली एक महत्वपूर्ण जाति पिंडारी, जिन्होंने मध्य भारत में काफ़ी लूटपाट मचा रखी थी, उनका दमन करने में भी लॉर्ड हेस्टिंग सफल हुआ था। और उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो मराठा शक्ति, जो कि 1805 ईस्वी में संधि के पश्चात जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था, उसके पश्चात मराठा संघ के विभिन्न सरदारों ने अपना साम्राज्य विस्तार करने का कार्य जारी रखा। अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी उसके विपरीत भी कई कार्य किए थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग का मानना था कि मराठा शक्ति का पूर्णतः दमन करके उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, ऐसा लॉर्ड हेस्टिंग का मानना था। और इसी उद्देश्य से उसने मराठों के साथ संघर्ष को प्रारंभ किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय का जो पेशवा था मराठों का, पेशवा बाजीराव सेकंड, वो भी अंग्रेजों की पॉलिसी से काफ़ी नाराज़ था। कई ऐसे प्रकरण हुए जिनके कारण मराठाओं के इस पेशवा बाजीराव का अंग्रेज़ों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी से नाखुश भी था, नाराज़ भी था। आप देखें त्रियंबक राव का जो मामला था, उस मामले में भी अंग्रेज़ों के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण उसके न चाहते हुए भी उसको वो चीज़ें करनी पड़ी जो वो नहीं चाहता था। दरअसल ये जो त्रियंबक राव का जो मामला था, वो मामला पेशवा और गायकवाड़ के मध्य सीमा विवाद को लेकर था। गायकवाड़ के मंत्री गंगाधर शास्त्री इस मसले को सुलझाने के लिए पूना आए थे, जहां उनकी हत्या हो गई थी। और इस की हत्या का जो शक था वो पेशवा के मंत्री त्रियंबक राव पर जताया गया और अंग्रेज़ों ने पेशवा पर प्रेशर डालकर उसको गिरफ्तार करवाया और बाद में अंग्रेज़ों को सौंपने के लिए बाध्य किया था। यहाँ से त्रियंबक राव भागने में अंग्रेज़ों के केस से भागने में सफल हुआ, जिसका शक भी अंग्रेज़ों ने पेशवा पर किया था और उनके सामने उसको वापस बंदी बनाकर सौंपने की बात कही थी। यानी इस मुद्दे को लेकर भी पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। एक और जो कारण गिनाया जाता है पूना की संधि, जो कि 13 जून 1817 को हुई थी, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय को इस संधि को मानने के लिए अंग्रेजों ने बाध्य किया था।
और इस संधि के तहत जो बातें थी उसमें मराठा संघ के अध्यक्ष पद से पेशवा को हटने की बात थी, यानी उसको इस पद को त्यागने की बात कही थी। तथा सहायक सेना जो कि ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी, उसको भी पेशवा को अपने दरबार यानी पूना में रखने का उसको बाध्य किया, जिसका खर्च 33 लाख रुपए वार्षिक था और जिसके बदले में पेशवा को अहमदनगर का इलाका अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। और अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन भी पेशवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। दो ऐसे ज्वलंत उस समय प्रकरण हुए थे, जिसमें एक है कोल्हापुर के राजा का मामला, जिसमें अंग्रेज़ों के दबाव के कारण पेशवा ने कोल्हापुर के राजा को स्वतंत्र कर दिया और इसके बदले में एल्फिंस्टन ने कोल्हापुर के राजा से मालवा का दुर्ग लिया था। दूसरा, सावंतवाड़ा के राजा को भी अंग्रेज़ों के दबाव में पेशवा को स्वतंत्रता देनी पड़ी थी। यानी एक तरह से अंग्रेज रेजिडेंस का पेशवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी पेशवा को नागुजर लग रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे कि मराठा संघ के जो अन्य प्रमुख थे, उनके साथ भी अंग्रेज़ों ने संधियां करके उनको भी कई शर्तों उन पर भी थोपी थी। अप्पा साहब भोंसले जो कि नागपुर के प्रमुख थे, उनके साथ 27 मई 1816 ईस्वी में संधि की और इस संधि के तहत नागपुर में भी ब्रिटिश सहायक सेना रखना उनको स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इसका व्यय भी जो 30 लाख रुपए वार्षिक होता था वो भी भोंसले को देने के लिए उनको बाध्य किया था। इसके अलावा आप देखेंगे सिंधिया के साथ भी 5 नवंबर 1817 ईस्वी में दौलतराव सिंधिया के साथ भी अंग्रेज़ों ने संधि की थी और इस संधि के तहत भी राजपूत राज्यों पर से सिंधिया के अधिकार जो था उसको त्यागने के लिए उसको मजबूर किया था। साथ में अजमेर जो भी सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में था वो भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। और इसके अलावा पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेज जो आक्रमण कर रहे हैं उन आक्रमणों में वो सिंधिया अंग्रेज़ों का साथ दे, इसके लिए भी उसको बाध्य किया था। इसके अलावा गायकवाड़ के साथ भी नवंबर 1817 में संधि की थी। आनंदराव वहाँ का प्रमुख था, जिसका संरक्षक फतेह सिंह गायकवाड़ कर रहे थे। उनको इस संधि के लिए बाध्य किया कि अंग्रेज़ों की सहायक सेना बड़ौदा में रहेगी और इस खर्च हेतु अहमदाबाद और उसके आसपास का इलाका अंग्रेज़ों को वो सौंपेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने संधियों के द्वारा भी मराठा संघ के सरदारों को एक तरह से बाध्य किया था, जिसके कारण ये सारे के सारे सरदार भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। एक और कारण महत्वपूर्ण था पिंडारियों का दमन। अंग्रेज़ों ने पिंडारियों का दमन किया था, इसके लिए बाकायदा उन्होंने सिंधिया के साथ संधि भी की थी कि वो उनकी सहायता करेगा। यद्यपि देखा जाए तो पिंडारी एक तरह से मराठा सेना के ही अंग थे और वे मराठा सेना के साथ साथ चलते थे, लूटपाट कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। 1817 ईस्वी में यानी आप देखेंगे सितंबर एंड से अंग्रेज़ों ने इनके दमन की योजना चलाई और दिसंबर तक इनका संपूर्ण विनाश यानी उनका दमन कर दिया था। और इनमें एक सबसे प्रमुख था अमीर खां। उसको जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली तो उसको टोंक का नवाब बनाकर उसको भी एक तरह से स्वतंत्र अपने अधीनस्थ कर लिया था। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम भी मराठों को एक तरह से नागवार लग रहे थे और उनका मानना था कि पिंडारियों के बाद अगला नंबर उन्हीं का ही है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो था कि सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें कई संधियां करनी पड़ी थी अंग्रेज़ों से, जो वो नहीं चाहते थे। यानी एक तरह से उनके मन में जो स्वाभिमान की भावना थी उसको ठेस पहुंची थी, तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए भी वो ब्रिटिश सरकार से युद्ध करना चाहते थे और उनसे मुक्ति चाहते थे। आप देखेंगे कि त्र्यंबक राव जो कि पेशवा का मंत्री था, उसके माध्यम से पेशवा बाजीराव सेकंड
अपने अन्य सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले के साथ लगातार संपर्क में था और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यूह रचना बना रहा था ताकि सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करें, ताकि अंग्रेज़ों से मुक्ति पा सके, उनसे स्वतंत्र हो सके। यानी ये सारे के सारे कारण रहे थे जिसके कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका बनी और युद्ध का प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का प्रारंभ सबसे पहले पेशवा बाजीराव सेकंड ने किया था 5 नवंबर 1817, जिस दिन सिंधिया को संधि करने के लिए बाध्य किया था अंग्रेजों ने। उसी दिन पेशवा बाजीराव सेकंड ने पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर आक्रमण किया और उसे आग के हवाले कर दिया। यहाँ का जो रेजिडेंस था एल्फिंस्टन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर खिड़की नामक स्थान पर पहुँचा जहाँ ब्रिटिश सेना तैनात थी। वहाँ पहुँचकर उसने ब्रिटिश सेना को पेशवा के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार किया और इस समय पेशवा बाजीराव भी अपनी सेना के साथ खिड़की पहुँच गया था और यहाँ उनके मध्य 5 नवंबर 1817 को भयंकर युद्ध होता है जिसमें पेशवा को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात 17 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने पूना पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव को यहाँ से दक्षिण की तरफ भागना पड़ा और अंग्रेजी सेना ने लगातार उसका पीछा किया। जनवरी 1818 में कोरेगांव नामक स्थान पर वापस अंग्रेजी सेना का मुकाबला पेशवा बाजीराव के साथ होता है। पेशवा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात फरवरी 1818 में आस्टिक नामक स्थान पर पुनः उनके मध्य युद्ध हुआ। पेशवा को फिर पराजय का सामना करना पड़ा। तो अंत में 18 जून 1818 को पेशवा को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और उनके साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने पेशवा का जो पद था उसको समाप्त घोषित कर दिया और पेशवा का राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। दूसरा इसमें तय हुआ कि 80,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन पेशवा को दी जाएगी और उसको कानपुर के निकट बिट्ठुर की जागीर सौंप दी गई थी। यानी उनका राज्य लेकर 80,000 पाउंड की पेंशन और बिट्ठुर की जागीर पेशवा को दे दी गई थी। पेशवा के राज्य का कुछ भाग शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया और पेशवा का जो मंत्री था त्रियंबक राव उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई और उसे चुनार के दुर्ग में बंदी बना लिया। पेशवा से निपटने के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मराठा संघ का सरदार अप्पाजी भोंसले थे। जब पेशवा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 5 नवंबर, उसके पश्चात अप्पाजी भोंसले ने भी मौका पाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। सीता बल्दी नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं में मुकाबला होता है 27 नवंबर 1817, जिसमें अप्पाजी को पराजय का सामना करना पड़ता है। तत्पश्चात दिसंबर 1817 में नागपुर के निकट और उसके पश्चात अशीरगढ़ के निकट युद्ध में भी अप्पाजी भोंसले को पराजय का सामना करना पड़ता है। तो अंततः 30 दिसंबर 1817 को अंग्रेज़ों के सामने समर्पण और अंग्रेज़ों के साथ संधि की बात चलती है। अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई संधि को अप्पाजी ने स्वीकार नहीं किया तो अंग्रेज़ों ने उसको बंदी बनाने का निश्चय किया। तो अप्पाजी भोंसले वहाँ से भागकर पंजाब और रणजीत सिंह के पास चले जाते हैं। जब अंग्रेज़ों का प्रेशर रणजीत सिंह का बढ़ जाता है तो वहाँ से अप्पाजी भोंसले निकलकर जोधपुर के नरेश के यहाँ शरण ले लेते हैं और 1840 ईस्वी में वहीं जोधपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो नागपुर के भोंसलों का जो राज्य था वो अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। तो अंग्रेज़ों ने नर्मदा नदी के उत्तर का प्रदेश जो था वो संपूर्ण साम्राज्य कंपनी में मिला लिया और शेष जो राज्य था वो राघोजी भोंसले के अल्प वयस्क पौत्र को सौंप दिया था। यानी एक तरह से नागपुर के भोंसलों का अधिकांश इलाका कंपनी ने अपने अंदर मिला लिया था। तीसरी शक्ति थी होलकर, मल्हार राव होलकर, जो कि जसवंतराव होलकर के पुत्र थे। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी
उनके साथ महीदपुर नामक स्थान पर 21 दिसंबर 1817 को अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध होता है, जिसमें होल्कर को पराजय का सामना करना पड़ता है। इस पराजय के पश्चात 6 जनवरी 1818 को होल्कर अंग्रेज़ों के साथ मंसूर की संधि करता है और इस संधि के तहत होल्कर ने राजपूत राज्यों पर से अपना दावा वापस ले लेता है। नर्मदा नदी के तट के दक्षिण में सभी अपने राज्य का इलाका जो था वो उसने अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इसके अलावा अमीर खां को टोंका और गफूर खां को जावरा का नवाब भी उसने स्वीकार कर लिया था। होल्कर के दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंस रहेगा और उसके साथ एक अंग्रेजी सहायक सेना भी रहेगी, जिसका वे भी होल्कर वहन करेगा। और अंग्रेज़ों की इच्छा के बिना होल्कर किसी भी राज्य के साथ न तो युद्ध करेगा और न ही संधि करेगा। यानी तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति होल्कर को भी अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो मराठा संघ के दो महत्वपूर्ण जो सरदार थे, सिंधिया और गायकवाड़, उनके साथ संधि करके उनको अपने नियंत्रण में रखा। यद्यपि इन दोनों ने ही इस आंग्ल मराठा थर्ड युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं किया, नहीं उनके साथ युद्ध किया था। और बाकी तीन पेशवा, सिंधिया और होल्कर और भोंसले के साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध करके उनको परास्त करके उनको अपनी संधियों में बांध कर एक तरह से इस मराठा शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के यदि अपन परिणामों को देखें तो इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की शक्ति भारत में काफ़ी बढ़ चुकी थी, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ चुकी थी और उनका साम्राज्य भी विस्तृत हो गया था। और इस युद्ध में मराठा शक्ति का लगभग विनाश हो चुका था। अब जो भी बचे थे वो नाम मात्र के थे और अंग्रेज़ों की दया पर आश्रित थे। और इस युद्ध के साथ साथ मराठों की एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उनके साथ चलने वाले पिंडारियों का भी दमन अंग्रेज़ों ने कर दिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस आंग्ल मराठा थर्ड युद्ध के बाद मराठों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, अंग्रेज़ों की दया पर आश्रित हो गए थे और अंग्रेजी सत्ता एक तरह से भारत में बढ़ती जा रही थी और जिसका बाद में विस्तार उन्होंने पंजाब और सिंध पर भी विजय प्राप्त करके किया था।